नमस्कार दोस्तों, आम्रपाली दी अनटोल्ड स्टोरी के 7th एपिसोड में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैं पिछले एपिसोड में आपको बता रहा था, हम बायर्स के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन थे नहीं और हमने फाइनली कंज्यूमर कोर्ट में जाने का फ़ैसला कर लिया। और 2 जनवरी 2016 को हमारा ड्रीम वैली 1 विला का केस हमारे वकील मिस्टर सुनील मुंड ने नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में दाखिल कर दिया। और अगले 2 सीटिंग के बाद हमारी अपील मंजूर हो गई और उसके बाद नोटिस देने का काम था दोस्तों। और जो हमने फाइनली आम्रपाली के सेक्टर 62 के कॉरपोरेट ऑफिस में जाकर दे दिया। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि कोर्ट की कार्रवाई जो होती है काफ़ी धीमी होती है और बहुत जल्दी कोई फ़ैसला नहीं आता है। तो हालांकि कंज्यूमर कोर्ट में हमारा केस प्रायोरिटी पे रखा गया था, लेकिन दोस्तों हमारे देश में जो कंज्यूमर है उसकी हालत बहुत ख़राब है और उसका नतीजा ये होता है कि कंज्यूमर कोर्ट में केसेस की बाढ़ आती है। तो प्रायोरिटी होने के बावजूद भी हमारी तारीख 2 महीने में एक बार लगती थी। तो दोस्तों अगले 5-6 महीने में हमने ये महसूस किया कि कंज्यूमर कोर्ट में हमारे मन मुताबिक चीज़ें नहीं हो रही हैं और चीज़ें बहुत स्लो स्पीड में जा रही हैं। तो हम सिर्फ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते थे, इसलिए हमने ये फ़ैसला किया कि हमारी जो ज़मीनी लड़ाई है वो बरकरार रहेगी। तो जैसा कि पहले भी हम अपने प्रोटेस्ट मार्च निकालते रहे थे, अपने ड्रीम वैली साइट पे मीटिंग करते रहे थे और अथॉरिटी से मिलना बदस्तूर हमारा जारी था। तो हम सारे मंचों पे सक्रिय थे और मीडिया पे भी हमारे साथी जाते थे और कई टीवी चैनल में हमारे जो एजिटेशन के अग्रणी लोग थे वो अपनी विचार वहाँ प्रस्तुत करते थे। कुल मिला के आम्रपाली फ्लैट बायर्स की जो प्रॉब्लम थी और पिछले 6-7 सालों से जो अपने घरों का इंतज़ार कर रहे थे और इतने सारे लोग, तकरीबन 45,000 के करीब के लोगों का भविष्य वहाँ फंसा हुआ था। तो हम इसका जैसा इसकी पब्लिसिटी चाहते थे दोस्तों, वैसा पब्लिसिटी हो रहा था। अब आम आदमियों को ये पता चल गया था कि एक आम्रपाली प्रोजेक्ट है जिसमें 45,000 से ज़्यादा मध्यम वर्गीय लोग फंसे हुए हैं और इनकी कोई भी मदद नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट केंद्रीय सरकार भी जो पिछले 2.5-3 सालों से सत्ता में आई थी, उन्होंने भी बहुत वायदे किए थे, बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दिए थे कि हम सत्ता में आने के बाद आम्रपाली के बायर्स के लिए कुछ करेंगे। इनफैक्ट हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब ग्रेटर नोएडा में आए थे अपने इलेक्शन का प्रचार करने के लिए, तो उन्होंने ये माना था कि यहाँ पे फ्लैट बायर्स की प्रॉब्लम काफ़ी गंभीर है और जब वो सत्ता में आएंगे तो इस पे ज़रूर कुछ काम करना पसंद करेंगे। लेकिन दोस्तों ये सारे के सारे सिर्फ चुनावी वादे साबित हुए, क्योंकि सरकार ने आने के बाद कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे हमें फ़ायदा मिले। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन जीतने के बाद यूपी में जब असेंबली इलेक्शन होना था 2017 के फरवरी में, तो उस समय भी जो सारे नेतागण थे वो इस बात की चर्चा करते थे, जितने केंद्रीय नेता थे वो अक्सर ये कहा करते थे कि भाई आपने हमें सेंटर में सत्ता में बिठा दिया, लेकिन ये आपका जो मामला है ये यूपी से जुड़ा हुआ है। सारे प्रोजेक्ट्स जो आम्रपाली के हैं मोस्टली यूपी में हैं, तो आप यदि यूपी में हमें सत्ता सौंप देंगे तो हम आपके लिए ज़रूर ही कुछ कर पाएंगे, क्योंकि सेंटर में तो आपने हमारी सरकार बना दी है। यदि लखनऊ में भी आप हमारी सरकार बना देंगे तो हमारे लिए आपके सपनों को साकार करना आसान होगा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी आम्रपाली के
बायस हैं जो इन प्रोजेक्ट में फंसे हुए हैं, उन्होंने बहुत गर्मजोशी से ऐसे वक्तव्यों का स्वागत किया और मुझे लगता है उन्होंने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट भी दिया, क्योंकि आपको पता है मोस्टली जो फ्लैट बायस होते हैं वो अपने काम से मतलब रखते हैं, चाहे वो नौकरी करे, चाहे वो बिज़नेस करे या चाहे वो किसी भी तरह का काम करे, वो पॉलिटिकल नहीं होते हैं। उन्हें अपनी ज़िंदगी चलाने से ही फुर्सत नहीं मिलती है। तो जब ऐसे में जब कोई चुनाव होता है और कोई पार्टी जो उनकी मूलभूत जो उनकी ज़रूरतें होती हैं उसके बारे में बात करे और उनसे कुछ ऐसा वायदा करे जिससे उनका आने वाला समय अच्छा हो जाए, तो वो बढ़ चढ़ के उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और कुछ ऐसा ही हुआ। और दोस्तों 2017 का जो असेंबली का इलेक्शन था वो बीजेपी ने काफ़ी रिकॉर्ड मार्जिन से जीता, जैसा कि आज तक नहीं हुआ था। और हम ये उम्मीद करने लगे कि जो नई सरकार बनी है और जो नए मुख्यमंत्री बने हैं योगी जी, जो कि अपने काफ़ी तेज़ तर्रार स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, हमें काफ़ी आशा थी कि ये नई सरकार हमारे लिए ज़रूर कुछ करेगी। दोस्तों उन्होंने शुरुआत भी की, बहुत सारे उनके पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आए। उनके मिनिस्टर थे, शायद इंडस्ट्री मिनिस्टर थे सतीश महाना या दूसरे जो अर्बन एंड डेवलपमेंट के मिनिस्टर थे, उन्होंने काफ़ी स्टेटमेंट्स दिए। उन्होंने कमेटी भी बनाई जिसमें यूपी सरकार के मिनिस्टर थे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दूसरे अथॉरिटी के चेयरमैन थे। तो उन्होंने कहा कि हम इस तरह की कमेटी बना रहे हैं और बहुत जल्दी ऐसा फ़ैसला करेंगे जिससे ये तमाम जो आम्रपाली के रुके हुए प्रोजेक्ट में काम शुरू हो जाए। मगर दोस्तों उनकी ये सारे वायदे चूचू का मुरब्बा साबित हुए, क्योंकि आने वाले 6-7 महीने में उनके बड़े बड़े स्टेटमेंट्स और वायदों के सिवाय और कुछ नहीं दिख रहा था। बस केवल मीटिंग पे मीटिंग हो रही थी, स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट आ रहे थे, लेकिन हो कुछ नहीं रहा था और हमारी लड़ाई जारी थी। दोस्तों मैं आपको कुछ और भी चीज़ अपने प्रोजेक्ट से जो रिलेटेड है वो बताना चाहूँगा। आपको पता है जब हमारे प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी और इसका जो ओरिजिनल लेआउट बना था, तो ये इंडिपेंडेंट यूनिट्स थे और लो राइज इंडिपेंडेंट यूनिट्स जैसा उन्होंने डिफ़ाइन किया था, विला कह सकते हैं। और इसमें बेसमेंट पार्किंग का कोई प्रावधान नहीं था और हमारा ऐसा मानना है कि उन्होंने ओरिजिनल लेआउट की धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ पर बेसमेंट पार्किंग बनाना शुरू कर दिया। इनफैक्ट जब वहाँ पे काम शुरू हुआ था 2014 में, तब हम इस चीज़ को देख रहे थे, क्योंकि आपको पता है जहाँ पे बेसमेंट पार्किंग का प्रावधान होता है वहाँ सबसे पहले काम वहीं से शुरू होता है। तो हमने कई बार पूछा भी कि ये क्या हो रहा है, ऐसा लग तो नहीं रहा है कि ये विला का काम हो रहा है। तो उन्होंने गोल मोल जवाब दिए थे, लेकिन बाद में ये बात साफ़ हो गई थी कि वहाँ पर उन्होंने बेसमेंट पार्किंग बनाने का फ़ैसला किया है जो ओरिजिनल लेआउट में नहीं था। और आपको पता है कि दोस्तों किसी भी प्रोजेक्ट में यदि जो बेसमेंट और स्ट्रक्चर का जो काम होता है वो सबसे ज़्यादा खर्चीला होता है और उसमें समय भी काफ़ी लगता है और पैसे भी काफ़ी लगते हैं। तो हमारा ये मानना है कि आम्रपाली यदि हमारे प्रोजेक्ट में जो लेआउट में पार्किंग नहीं था उसके बावजूद उन्होंने बेसमेंट पार्किंग बनाई, तो उसमें काफ़ी पैसे खर्च हो गए और काफ़ी समय भी ज़ाया हो गया। यदि वो बेसमेंट पार्किंग नहीं बनाते तो जब उन्होंने काम छोड़ा था 2015 जून में, तब तक तकरीबन सारे के सारे स्ट्रक्चर रेडी हो जाते। हो सकता है फर्स्ट लॉट ऑफ डिलीवरी ऑफ विलास की भी वो ऑलमोस्ट तैयार होती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और ये हमारे लिए सबसे बड़ी त्रासदी रही। और हमने जो अपनी प्रेयर NCDRC कोर्ट में डाली थी उसमें भी इस बात का भी जिक्र था कि उन्होंने काम ही नहीं रोका, बल्कि हमारे जो ओरिजिनल लेआउट जो अप्रूव्ड लेआउट था ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से, उसकी भी धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने उसमें बेसमेंट पार्किंग
डाल दिया, जिसका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद अपनी प्रॉफिट को अनाप शनाप तरीके से बढ़ाना वो मकसद था। इसका मकसद और कुछ भी नहीं हो सकता था। इनफैक्ट बाद में जब हम ये बात साफ़ हो गई कि वो बेसमेंट पार्किंग बना रहे हैं, तो हमने इस बात को उठाया भी। तो उसमें आम्रपाली के जो ऑफिशियल्स थे उनका जवाब यही था कि हमने जो एक विला का पहला प्रोजेक्ट बनाया है लेज़र वैली, उसमें बेसमेंट पार्किंग की सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से पार्किंग की काफ़ी दिक्कतें होती है। ख़ास करके जो विज़िटर्स आते हैं उनकी कोशिश रहती है ये टाउनशिप के अंदर पार्क करने की। तो हमने इसलिए फ़ैसला किया कि जो अगला विला का प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं ड्रीम वैली 1, उसमें हम पार्किंग की व्यवस्था करेंगे, जिससे आपके बायर्स को ही फ़ायदा होगा। मगर ये बिल्कुल एक झूठा वक्तव्य था उनका, क्योंकि हमें तब तक आम्रपाली की मंशा साफ दिख रही थी दोस्तों। और आप आश्चर्य करेंगे कि एक प्रोजेक्ट जिसके अंदर 379 विलास है, उसके अंदर बेसमेंट पार्किंग में नहीं तो 1000 से लेके 1200 पार्किंग के स्लॉट्स बनाए गए थे, जिसको किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता था। क्योंकि आम्रपाली ड्रीम वैली का प्रोजेक्ट अलग है, ड्रीम वैली 2 हाई राइज़ का प्रोजेक्ट अलग है। तो ऐसा भी नहीं है कि ड्रीम वैली हाई राइज़ के पार्किंग की व्यवस्था ड्रीम वैली 1 के विला के ठीक नीचे की जा सकती है। तो ये सिर्फ आम्रपाली का लालच था, जिसकी वजह से उन्होंने प्रोजेक्ट का लेआउट चेंज कर दिया। लेकिन दोस्तों अब इसमें कुछ किया नहीं जा सकता था, सिर्फ इस पे बातें करने के सिवाय, क्योंकि हमारा मुख्य मकसद ये था कि ये प्रोजेक्ट किसी तरह से पूरा हो और हम अपने घर में जाएं। तो दोस्तों हमारी लड़ाई जारी थी ग्राउंड में भी और कोर्ट में भी और मीडिया में भी और सड़कों पर भी हम निकलते थे दोस्तों। तो कोशिश ये थी कि जितने भी मंच है वहाँ पर हम अपनी बात बुलंदी से उठाएं, ताकि सरकार जो सोई पड़ी है, अथॉरिटी जो सोई पड़ी है, वो कम से कम जाग जाए। तो दोस्तों ये समय ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। इनफैक्ट हमने एक बार बीजेपी का जो हेड ऑफिस है अशोका मार्ग पे, वहाँ पर प्रोटेस्ट करने का फ़ैसला किया था दोस्तों। और वहाँ पे आम्रपाली के तमाम बायस उनके मुख्यालय पर इकट्ठा हुए थे। तो ये 2016 की ही बात है दोस्तों। मैंने जैसा कि बताया कि मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ काम करता रहा हूँ। मैं पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ, बल्कि उनके सोशल मीडिया का काम करता हूँ। और इनफैक्ट उस समय मैं कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया देखा करता था। उनके तमाम जो बड़े लीडर्स थे उनकी फेसबुक या ट्विटर हैंडल मैं मैनेज करता था। तो दोस्तों उस समय ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जब हमें बीजेपी के दफ्तर के बाहर जाके प्रोटेस्ट करना था। उनको बताना था कि भाई आपने जैसे वायदे किए थे, अब समय आ गया है, उसको पूरा कीजिए। आपकी सरकार केंद्र में ही नहीं बल्कि यूपी में भी आ गई है, तो अब आपके पास कोई किसी तरह का एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं भी उस दिन गया हुआ था बीजेपी के मुख्यालय पे, और वहाँ पे 1.5-2 घंटे गुजारने के बाद वापस आ गया। वहाँ पे उन्होंने तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों को डिटेन भी किया और उन्हें वैन में बिठा कर ले गए पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने में, जहाँ पे जाके बाद में छोड़ दिया गया था, जो तकरीबन इस तरह के केसेस में होता है। तो दोस्तों वैसे उस दिन मैंने अपने दफ्तर में बताया भी था कि मैं अपने पर्सनल काम से प्रोटेस्ट के लिए बीजेपी के दफ्तर में जा रहा हूँ। मगर जो उस समय एक बड़े नेता थे जिनसे मैं जुड़ा हुआ था, वो चांस की बात है कि जब वो अपने घर से वो दफ्तर के लिए आ रहे थे, और अशोका रोड जो है काफ़ी बिज़ी रोड होता है, आपको पता है, और तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो साउथ दिल्ली से जो आती हैं कॉनॉट प्लेस या उस तरह के इलाके में, तो वो कनेक्टिंग रोड होता है। तकरीबन 90% ट्रैफिक जो साउथ दिल्ली से सेंट्रल दिल्ली या वेस्टर्न दिल्ली आता है, वो अशोका
मार्ग से होकर गुजरता है। तो चांस की बात है जब मैं वहाँ बीजेपी दफ्तर के बाहर नारे लगा रहा था या खड़ा रहा हूँगा, वो हमारे जो नेता जिनके लिए मैं काम करता था, उन्होंने मुझे देखा और दफ्तर में आते ही सबसे पहले ये सवाल किया कि चंद्रकांत जी बीजेपी दफ्तर के बाहर क्या कर रहे हैं। तो बीजेपी दफ्तर के बाहर काम कर रहे हैं, बीजेपी दफ्तर के बाहर वो खड़े हैं, पता नहीं क्या मंशा है उनकी, और वो काम करते हैं हमारे लिए। खैर, तो इस तरह की उन्होंने अपनी जो आशंकाएं जताई, क्योंकि आपको पता है ये पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। वैसे बाहर से तो बड़े दिल का और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर अंदर से वो काफ़ी असुरक्षित रहते हैं। तो इन्हें हमेशा ये चिंता होती है कि कोई इनके साथ काम करने वाला आदमी कहीं वो इनका कोई ऐसा कोई भेद किसी को बता न दे। लेकिन दोस्तों, मैं तो सिर्फ अपना काम करता था। पॉलिटिक्स से मैं हमेशा दूर रहता हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। कम से कम इंडिया में जिस तरह की पॉलिटिक्स होती है, वहाँ अच्छे सोचने वाले इंटेलेक्चुअल किस्म की यदि आपकी टेस्ट है या आप शांति चाहते हैं, तो आपको पॉलिटिक्स या राजनीति से दूर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि दोस्तों इसमें मिलता कम है और आप गंवाते जाते हैं। खैर, ये तो मेरे अपने विचार हैं पॉलिटिक्स के। एनीवे, मैं बता रहा था कि वो हमारे जो बड़े नेता थे कांग्रेस के, वो चिंतित हो गए कि चंद्रकांत जी आज दोपहर में बीजेपी के दफ्तर के बाहर क्या कर रहे थे। लेकिन मेरे दफ्तर के लोगों ने जो हमारे साथ काम करते थे, उन्होंने बताया कि सर आप चिंता मत कीजिए, वो अपने काम से गए हुए हैं, उनका घर आम्रपाली के प्रोजेक्ट में फंसा हुआ है और आज वो बीजेपी के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसलिए वो वहाँ पर गए थे और कोई उनका मकसद नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह की बातें हो जाती हैं जब आपकी प्रोफेशनल लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ क्लैश करती है। तो मैंने इसकी यूं ही चर्चा कर दी, और ख़ास करके इसलिए कि ये लड़ाई इतनी लंबी थी कि उसमें बहुत सारी चीज़ें स्टेक पे लगी हुई थी। खैर, तो दोस्तों, ये लड़ाई हमारी आगे बढ़ती गई और हम अपनी आवाज़ बुलंदी से आगे बढ़ाते रहें। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कंज्यूमर कोर्ट में जो आम्रपाली का जो रुख था वो काफ़ी ठंडा था, क्योंकि तकरीबन 5-6 सीटिंग्स में उनके जो लॉयर थे वो आए ही नहीं, कोई ना कोई बहाना बना के। जैसे पहले सबसे पहला उनका बहाना था कि उनको नोटिस नहीं मिला, जबकि मैं उनको नोटिस खुद जाके मैंने दिया था, उनके सिग्नेचर लिए थे। तो हमने अपने लॉयर को कहा कि आप इस चीज़ को बताइए। उन्होंने कोर्ट में बताया इस चीज़ को, और जाके उनके जो उन्होंने कॉपी रिसीव किया था वो कोर्ट को दिखाया भी, और उसके बाद ऐसी कोई ना कोई बहाना करके कि हम अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, हमें और समय दिया जाए दबाव देने के लिए, उन्होंने तकरीबन इसमें 9-10 महीने निकाल दिए। तो ये हमारे लिए बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग था और हम समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इसमें हम और क्या करें कि कुछ इसका पॉजिटिव रिज़ल्ट हमें ज़मीन पे दिखे। इसलिए भी हम अपनी प्रोटेस्ट जो ज़मीन पे कर रहे थे उसको हमने बंद नहीं किया था, उसको हमने जारी किया हुआ था, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि हमें कहाँ और कैसे मदद मिलेगी। दोस्तों, सरकार भी हमारी कोई मदद नहीं कर पा रही थी। तमाम वादाओं और तमाम बड़े बड़े स्टेटमेंट्स के बाद, क्योंकि थोड़े दिन के बाद हमने देखा कि यूपी सरकार भी कुछ अपने और दूसरी चीज़ों में बिज़ी हो गई। उन्होंने शुरुआत तो ज़रूर की थी कि हम आम्रपाली के बायस की मदद करेंगे, मगर बाद में उनके भी स्टेटमेंट्स आने बंद हो गए और ऐसा लग रहा था कि अब आम्रपाली के बायस को मदद करना उनकी प्रायोरिटी नहीं है। अथॉरिटी में भी सिर्फ सीईओ को चेंज करने के सिवाय और कोई कदम नहीं हुआ था। तो ऐसे माहौल में एक सारे बायस के अंदर काफ़ी एक
फ्रस्ट्रेशंस आ गया था और वो बहुत सारे बायर्स तो ऐसा मानने लगे थे कि शायद अब हमारे प्रोजेक्ट में कुछ नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि इस तरह के प्रोजेक्ट में होता है कि अक्सर या तो अथॉरिटी कोई ना कोई अपना इस तरह का पैकेज बनाती है या सरकार कोई ना कोई स्पेशल पैकेज लाती है। इनफैक्ट हमारी मांग भी लगातार इस चीज़ के लिए थी कि यदि अथॉरिटी किसी भी कारण से ये प्रोजेक्ट को बनाने में असक्षम है तो सरकार को ऐसे प्रोजेक्ट को या तो अपनी उनकी जो सरकारी जो संस्थाएं हैं जो निर्माण काम में लगी हुई जैसे हुडा या एनबीसीसी उसके सुपुर्द कर दें या किसी प्राइवेट बिल्डर को जैसे कि एलएनटी या कोई दूसरा है पीडब्ल्यूडी जो सरकारी संस्था है उसको सौंप दिया जाए, क्योंकि वो अपनी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के लिए और अपनी इफ़िशियंसी के लिए जाने जाते हैं। लेकिन ऐसा दोस्तों कुछ हो नहीं रहा था और चीज़ें वैसे ही यथावत चल रही थी और हम समझ नहीं पा रहे थे कि इसमें आगे और क्या हो सकता है। और इस तरह के जो उस समय कई तरह की खबरें हम सुनने में आती थी, क्योंकि ये जो हाउसिंग सेक्टर की प्रॉब्लम थी वो आम्रपाली से ज़रूर शुरू हुई थी मगर एक कैंसर की तरह पूरे रियलिटी मार्केट में फंस गई थी। और रोज़ हम वो किस्से सुनते थे कि फ़लाना बिल्डर जो है उसने प्रोजेक्ट में काम करना बंद कर दिया या फ़लाना बिल्डर है वो देश से भाग गया। तो रियलिटी का मार्केट दोस्तों वो बहुत ही ख़राब दौर में पहुंच चुका था। यदि मैं कहूं कि इतिहास में सबसे जो निचला दौर होता है रियलिटी का, शायद हम वहाँ पहुँच चुके थे और ये साल था 2016 का, क्योंकि तकरीबन 90% से ज़्यादा प्रोजेक्ट खास करके एनसीआर में वो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। चाहे वो जेपी का प्रोजेक्ट हो, जो कि जेपी इतना बड़ा बिल्डर है और जिसके इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर यूनिटेक का हो जो इतना प्रेस्टीजियस बिल्डर था, या अर्थ का हो या पंचशील का हो, तकरीबन सारे ही बिल्डर के प्रोजेक्ट्स में प्रॉब्लम थी। और इनफैक्ट सारे ही बायस अथॉरिटी पर जाके अपना रिप्रेजेंटेशन करते थे और अखबार और मीडिया में हमेशा ज़्यादातर खबरें इस तरह के परेशान बायस की रहती थी, क्योंकि ये प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ चुकी थी और आम्रपाली का चूँकि प्रचार ज़्यादा हुआ था इसलिए लोगों को ज़्यादा जानकारी थी। मगर बाद में ये पता चला कि ये जो इस तरह की प्रॉब्लम है वो आम्रपाली तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी रियलिटी मार्केट में, ख़ास करके एनसीआर के रीजन में। और ऐसे माहौल में हम बहुत सारी अफवाहें भी सुनते थे। कई बार हमने अफवाह सुना कि जो एनसीआर का प्रेस्टीजियस ग्रुप एटीएस है वो हमारा आम्रपाली का प्रोजेक्ट टेक ओवर करने वाला है। ये बात बड़ी अजीब सी लगी, क्योंकि एटीएस काफ़ी प्रेस्टीजियस ग्रुप है और वो अपने जो प्रॉमिस टाइमलाइन के लिए माना जाता है और ख़ास करके अपनी क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के लिए, और ऐसे में वो आम्रपाली जैसे प्रोजेक्ट को टेक ओवर करे, ये बात कुछ गले से नीचे उतरी नहीं। मगर मुझे लगता है कि इस तरह की खबरें और दूसरी खबरें जैसे ये भी खबर थी कि शायद एलएनटी इस प्रोजेक्ट को ले, और वैसे ही जैसे एटीएस के बारे में था, तो इस तरह की खबरें फैलाने के पीछे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आम्रपाली ग्रुप और इसके जो सीएमडी हैं अनिल शर्मा, ये इनका हाथ रहा होगा, क्योंकि इनकी जो कोशिश थी शुरू से ही बायस को बेवकूफ़ बनाने की और उन्हें झूठी खबरें देके तसल्ली देने की, क्योंकि आम्रपाली ग्रुप के ऊपर और इनके सीएमडी के ऊपर शिकंजा बढ़ता ही जा रहा था। और एक बार जब हम कैंडल मार्च लेके
गौतम बुद्ध नगर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास गए थे, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे। हालांकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते नहीं हैं, क्योंकि हमारी बातें तो चीफ मिनिस्टर से लेके प्राइम मिनिस्टर तक होती थी, जिन्हें हम ट्विटर के माध्यम से या फेसबुक पोस्ट के माध्यम से या डेलीगेशन के माध्यम से सूचित करते रहते हैं। लेकिन चूँकि वो लोकल अथॉरिटी के सबसे बड़े ऑफिसर थे, तो उन्होंने कहा भी कि मैं इस मामले में कुछ कार्रवाई करूंगा, क्योंकि हम बायस ने ये आशंका जताई थी कि रोज़ हम सुन रहे हैं किसी न किसी प्रोजेक्ट का कोई ना कोई सीएमडी देश से भाग गया। तो हमें आशंका है कि ये अनिल शर्मा भी कहीं देश से भाग ना जाए, क्योंकि हमने सुना था कि जो हमारे आम्रपाली के प्रोजेक्ट से इन्होंने पैसे डाइवर्ट किए थे, उससे इन्होंने लंदन या दूसरे शहरों में कई फ्लैट्स लिए थे और कई बाहर के विदेशी बैंक में उन्होंने पैसे जमा किए थे। तो ऐसा लग रहा था जैसा उन्होंने देश से भागने की पूरी तैयारी कर दी थी। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने हमें अश्योर किया कि नहीं, हम इनका पासपोर्ट अपने कब्जे में ले लेंगे और ऐसा नहीं हो पाएगा। और बाद में हमने देखा कि उस तरह के फ़ोटो भी उन्होंने इशू किए, जिसमें अनिल शर्मा, शिवप्रिया और अजय शर्मा शायद अपना पासपोर्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को थमा रहे थे। दोस्तों, ये सिर्फ पब्लिक के प्रेशर को कम करने की एक कोशिश थी, क्योंकि उस तस्वीर को ऐसे देख के लग रहा था जैसे वहाँ कोई उत्सव हो रहा है। ऐसा नहीं लग रहा था कि एक क्रिमिनल, एक बिल्डर जिसने 45,000 लोगों के सपनों को चकनाचूर किया है और जिसके ऊपर कोई सरकारी प्रेशर है या जिसको अथॉरिटी डिसिप्लिन करना चाहती है, दंड देना चाहती है, ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ फ्लैट बायस को और जनरल पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक इवेंट हो रहा है। तो दोस्तों, हमें कहीं से मदद नहीं मिल रही थी और जितने भी लोग इस मामले में हमारी मदद कर सकते थे, चाहे वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी थी, चाहे वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी, चाहे वो पुलिस थी, चाहे वो यूपी सरकार थी या चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, हमें कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही थी। और कंज्यूमर कोर्ट में हमने ऑलरेडी केस दायर किया हुआ था और अब हम ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इसमें ऐसा, हमारे मामले में ऐसा कौन सा चमत्कार होगा जिससे वाकई ये जो पिछले 5 साल से जो काम रुका हुआ है दोबारा शुरू हो जाए। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अगले एपिसोड का इंतज़ार करना पड़ेगा कि इस मामले में आगे क्या हुआ। क्या हम अपने वो घर के सपने जो हमने 2010 और 11 में देखे थे, उसको कामयाब करने की दिशा में कुछ काम हुआ? क्या सरकार ने हमारी किसी तरह की मदद की? क्या कोर्ट में कोई फ़ैसला हमारे फेवर में आया जिससे लगे कि हाँ, आने वाले समय में हमारे घर का सपना पूरा हो सकता है? तो दोस्तों, आप मेरे अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए और घर में अपने आराम से रहिए। अभी बहुत संकट का समय है, एक बहुत ख़तरनाक बीमारी सबों को सबों को ग्रसित करने के लिए अभी फैला हुआ है। हाँ, मैं कोरोना वायरस की बात कर रहा हूँ और इसमें हम सबों को समझदारी का परिचय देते हुए अपने घर में सुरक्षित रहना है, क्योंकि जैसा मेरा मानना है और जैसे मैंने अपने दूसरे ब्लॉग्स में भी ये कहा है कि 2020 का जो साल है वो काम करने का नहीं है, वो सपने देखने का नहीं है। 2020 का साल जो है वो सुरक्षित रहने का है, वो सलामत रहने का है, क्योंकि आप सुरक्षित रहेंगे, आप सलामत रहेंगे और आप जिंदा रहेंगे, तभी आपके अपने सपने साकार हो सकते हैं। क्योंकि सपने जो होते हैं वो जिंदा लोगों के होते हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप बहुत अच्छे से रहिए, अपना ध्यान रखिए, अच्छी चीज़ें खाइए, अच्छा सोचिए और सपने देखिए, मगर बहुत ज़्यादा सपने नहीं देखिए। अभी जो सबसे ज़रूरी है कि हमें सुरक्षित रहना है और हमें सलामत रहना है। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं एपिसोड बंद करना चाहूँगा
क्योंकि समय भी काफ़ी हो गया है और मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ यदि अभी तक आपने इस वीडियो को देखा और सुना। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, रियली थैंक यू, and I hope that you'll take very good care of yours, and very soon I'll come with my next episode. So bye bye, take care, and a very good morning to you. Thank you.